Hello friends, welcome you all in VSM board classes. In today's lecture, we are going to discuss some objective question from chemical kinetics. So, we are going to start with our first question. Our first question is the unit of rate constant of a second order reaction is. देखिए rate constant means small k का यूनिट हमसे पूछा हुआ है और ऑर्डर के लिए हमसे क्या रखा है that n is equals to सेकेंड ऑर्डर की केमिकल रिएक्शन के लिए हमें रेट कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो किसी भी nth ऑर्डर के लिए फॉर एनी nth ऑर्डर केमिकल रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ rate of reaction upon unit of concentration की पावर n where n is equals to order of reaction। तो यहाँ for second order kinetics हम कहेंगे that unit of rate of reaction it is equals to mole liter inverse second inverse and यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ये हमारा हो जाएगा इन टर्म ऑफ मोलैरिटी मोल लीटर इनवर्स और पावर में क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना गिवन है सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए इट इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हम देखें मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 अपॉन मोल लीटर इनवर्स की पावर 2 सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स दैट K इज इक्वल्स टू सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए यानी K2 के लिए हमारे पास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ n इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछता तो हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ 2 की जगह 1 रखा जाता और मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कैंसिल होकर के केवल सेकेंड इनवर्स हमारा रेट कांस्टेंट का वैल्यू या यूनिट बच जाता है। तो ध्यान दें अगर हमें किसी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट दे रखा है तो उस यूनिट से भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। इन एनी रिएक्शन कैटलिस्ट, तो देखिए सबसे पहले तो हमसे कैटलिस्ट क्या होता है हमें ये पता करना पड़ेगा। हम कहेंगे इन एनी केमिकल रिएक्शन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस जो कि हम काम में ले रहे हैं दैट कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी सब्सटेंस में मिलाया जाने वाला ऐसा कोई फॉरेन सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है, जहां चेंज के मायने दोनों होंगे, ये पॉजिटिव चेंज कर दे यानी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे या नेगेटिव चेंज कर दे तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दे। बट एट लास्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जिसका कॉन्सेंट्रेशन अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होना चाहिए, that foreign substance C is known as catalyst for particular chemical reaction। That means catalyst क्या, that can change the rate of reaction but at last the concentration of catalyst is equal to its initial concentration, अपनी initial concentration के equal है उसकी लास्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो ऐसे सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट कहलाएंगे। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे चेंज करेंगे? अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन के लिए उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें जहां वाई एक्सिस पर हमने ले लिया एनर्जी और एक्स एक्सिस पर अगर हम रिएक्शन की प्रोग्रेस को डिनोट करें तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये हमारे रिएक्टेंट की एनर्जी है, यहाँ हमारे प्रोडक्ट की एनर्जी है, तो रिएक्टेंट कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पर पहुंच जाते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट से कुछ एनर्जी रिलीज करके वापस ये प्रोडक्ट में पहुंच जाते हैं। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट एनर्जी इज नॉन एज एक्टिवेशन एनर्जी। इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कह देते हैं। अब कैटलिस्ट क्या करते हैं, दैट किसी केमिकल रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो सकता है ऑल्टरनेटिव पाथवे नंबर 1 जिससे केमिकल रिएक्शन हो उसका एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाए। अगर एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा तो लेस नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे जिससे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होने वाला कोई पाथवे मिलता है तो हायर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है।
सो कैटलिस्ट क्या कर सकते हैं, इट कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय पॉजिटिवली और नेगेटिवली। कैसे चेंज करेंगे, बाय चेंजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू वेरी करेगा, कम ज्यादा होगा, तो रिस्पेक्टिवली रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू ज्यादा या कम, पॉजिटिव या नेगेटिव इंक्रीज हो सकता है। सो कैटलिस्ट it can both increases and decreases the rate of reaction by changing its pathway, और pathway change करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी को वेरी कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, स्मॉल के का वैल्यू हमसे पूछा हुआ है, ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। देखिए अब स्मॉल के द रेट कांस्टेंट भी इसको अपन कहेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट भी हम इसको कह सकते हैं, या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी इसको हम कह देंगे। अगर तीनों में से कोई भी टर्म हमसे पूछी जाए, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, तो सभी का मतलब स्मॉल के होता है। ध्यान दें ये स्मॉल के है, कैपिटल के ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड केमिकल रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है। तो कैपिटल के नहीं, यहाँ स्मॉल के आपसे पूछा हुआ है, दैट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट स्मॉल के ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। तो वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, ये किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट के ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। तो अगर हम टेम्परेचर वेरी करेंगे, या तो बढ़ाएंगे या तो डिक्रीज करेंगे, तो रिस्पेक्टिवली हमारा रेट कांस्टेंट भी या तो बढ़ जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। ये वॉल्यूम या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करता, इट वेरीज विद टेम्परेचर ऑफ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। जैसे ही हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करेंगे, तो के का वैल्यू जो है वो 2 से 3 टाइम्स हायर हो जाता है। इसको अपन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ केमिकल रिएक्शन कह देते हैं। नेक्स्ट, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय रेट के, रेट इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर बी की पावर 1, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। अभी देखिए यहाँ पर हमें रेट लॉ गिवन है, जहां हम कहेंगे अकॉर्डिंग रेट लॉ आर इज इक्वल्स टू स्मॉल के एक्टिव मास और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए का स्क्वायर एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट V की रेज़ टू द पावर 1। यहाँ ये एक्टिव मास है जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट एक्टिव मास अगर हम कहें तो गैसियस रिएक्टेंट के लिए ये एक्टिव मास उसकी कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इस रेट लॉ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना चाहें तो हम कहेंगे दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N इज इक्वल्स टू sum of power of reactant molecule in given rate law। ठीक है, तो यहां जो हमारे पास में रेट लॉ गिवन है, उस रेट लॉ में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल A की पावर है 2 और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल B की पावर है 1, यानी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा 3। ये हमारे पास में इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट लॉ अगर हमें गिवन है तो रेट लॉ में रिएक्टेंट की पावर्स का सम करके हम उसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब अगर हमसे यहाँ विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाता तो ए की पावर कितनी है 2, तो ए के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा हो जाएगा 2 और बी के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कहेंगे इट इज इक्वल्स टू 1 और ओवरऑल या नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल्स टू 3। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय रेट इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर बी की पावर 1, द यूनिट ऑफ के फॉर द रिएक्शन इज। तो देखिए हमें फिर से ये रेट लॉ गिवन है जहां हम कहेंगे दैट आर इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए का स्क्वायर एंड बी रेज टू द पावर 1। सो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास में हो जाएगा 3 और देखिए हमसे यूनिट ऑफ के यानी रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछा है तो हम कहेंगे दैट
यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इसका यूनिट हमेशा आपका रहेगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, चाहे केमिकल रिएक्शन किसी भी ऑर्डर की हो, n बराबर 0, 1, 2, 3 किसी भी ऑर्डर का केमिकल रिएक्शन हो, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हमेशा रहेगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कॉन्सेंट्रेशन इसका यूनिट हमारा हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स, और n जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ देखिए मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 -3 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा -2। तो ओवरऑल हमारे पास में बच जाएगा इट्स मोल इनवर्स स्क्वायर लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इस थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा रेट कांस्टेंट K की यूनिट का, दैट मोल इनवर्स स्क्वायर लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट इज। देखिए तो हमसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसका वैल्यू पूछा हुआ है, वो कितनी होती है। तो अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करें तो देखिए हम कहेंगे दैट एनर्जी ये हमने ले लिया वाई एक्सिस पर, और रिएक्शन की प्रोग्रेस इसको हमने लिख दिया एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ ये हमारा हो जाएगा रिएक्टेंट का एनर्जी, यहाँ पर हम कहें प्रोडक्ट का एनर्जी, और रिएक्टेंट से लेकर मैक्सिमम एनर्जी स्टेट तक का जो एनर्जी डिफरेंस है इसको अपन बोल देते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और फिर ये ट्रांजिशन स्टेट से एनर्जी रिलीज होकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए सबसे पहले उसे ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचना जरूरी है, और ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। किसके बराबर, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ना उससे कम ना। अगर कम एनर्जी मिली तो रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट तक नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर रिएक्टेंट जो ट्रांजिशन स्टेट तक नहीं पहुंच पाए तो फिर उनका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना पॉसिबल नहीं है। तो रिएक्टेंट उनको एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड है, जिससे वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाए और फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अगर हम एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब इसका पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना या जीरो हो जाना वो इस केमिकल रिएक्शन की एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक प्रोसेस पर डिपेंड करता है। इसका केमिकल रिएक्शन की एनर्जी में क्या कंट्रीब्यूशन है ये हमारा काम यहाँ से डिफाइन हो जाएगा। लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप अगर हम कहें तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचना है। ओवरऑल केमिकल रिएक्शन चाहे एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचना होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी, जिससे कहां पहुंच जाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाएंगे। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी एक्टिवेशन एनर्जी हमारे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन भी करें तो हम कहेंगे दैट एक्टिवेशन एनर्जी is the minimum amount of energy required for any reactant molecule to cross transition state energy barrier। ट्रांजिशन स्टेट के एनर्जी बैरियर को अगर क्रॉस कर पाएंगे तभी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। अगर ट्रांजिशन स्टेट से लेस एनर्जी रह गई तो फिर इनका प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में बदलना पॉसिबल नहीं है। तो दैट एनर्जी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय। अभी देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमसे पूछा हुआ है दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसको अपन स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करें, और हमसे पूछा है दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय। तो किससे डिफाइन करेंगे, क्या यह प्रेशर है या टेम्परेचर है या मॉलिक्युलरिटी है या मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है। तो ध्यान दें किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर केवल और केवल उसकी मैकेनिज्म के द्वारा ही डिफाइन किया जा सकता है। अगर हमें उसकी मैकेनिज्म में दो चीजें पता हो, नंबर एक, या तो हमें उस केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म का आरडीएस जिसको हम रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप कहते हैं, या स्लोएस्ट स्टेप जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, अगर वो पता है
या तो RDS आपको पता है या स्लोएस्ट स्टेप आपको पता है, बात दोनों एक ही हमारी रहेंगी, तो हम उस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हमें उस केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ गिवन है तो रेट लॉ में हम रिएक्टेंट की पावर का सम करके उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर सकते हैं। और इन दोनों के लिए हमें उसका क्या मैकेनिज्म पता होना जरूरी है, दैट RDS में कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, या फिर रेट लॉ में कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की पावर यहाँ पर आ रही है, वो हमारा उस केमिकल रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करने के लिए हमें उसका क्या पता होना चाहिए, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पता होना चाहिए। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, half life of a hypothetical reaction is found to be inversely proportional to the cube of initial concentration। देखिए हमसे कहा गया है कि कोई केमिकल रिएक्शन है जहां पर रिएक्टेंट R प्रोडक्ट P में कन्वर्ट हो रहा है, और इस केमिकल रिएक्शन का हाफ लाइफ जिसको हम T½ से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 3। दैट T½ जो है इस रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A की 3 घात के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, हमसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा हुआ है तो हम कहेंगे किसी केमिकल रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/A रेज टू द पावर n-1, जहां A क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, n यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए अब यहां से n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो हमें क्या दे रखा है, हम इन दोनों इक्वेशन की तुलना करें, दैट n-1 दैट इज इक्वल्स टू 3, तो n बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 4, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से हमें क्या याद रखना है, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन इट्स हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर n-1, जहां n आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, दैट 1-1 इज इक्वल्स टू 0, तो T½ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। अगर ये 0 है तो T½ प्रोपोर्शनल टू A, यानी 0 ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, द रोल ऑफ अ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज टू चेंज। देखिए हमसे कैटलिस्ट का रोल पूछा हुआ है तो हम कहेंगे दैट कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो है जो केमिकल रिएक्शन का रेट ऑल्टर कर देते हैं, रेट बढ़ा भी सकते हैं और रेट घटा भी सकते हैं, और इनका रेट बढ़ाना या घटाना किस पर डिपेंड करता है, केमिकल रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू में चेंज पर डिपेंड करता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। सो द रोल ऑफ अ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज टू चेंज इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। ये नेचर ऑफ प्रोडक्ट को चेंज नहीं करते, बस उसके बनने की स्पीड को चेंज कर देते हैं। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है यानी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन जो है वो जल्दी बन जाएगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता। अगर केमिकल रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो वो एंडोथर्मिक रहेगी, या एक्सोथर्मिक है तो वो एक्सोथर्मिक ही रहेगी। और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैपिटल के में भी कोई चेंज नहीं करते, बस इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने में लगा हुआ टाइम जो है वो वेरी कर सकता है, वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो चेंज किस पर होगा, चेंज केवल एक्टिवेशन एनर्जी पे होगा। लो एक्टिवेशन एनर्जी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, और हाई एक्टिवेशन एनर्जी का प्रोसेस होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अब देखिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहें चाहे रेट कांस्टेंट कहें, बात एक ही है। आपको स्मॉल के पूछा हुआ है तो हम कहेंगे द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आपसे फर्स्ट ऑर्डर यानी n बराबर 1 पूछा है, डिपेंड्स ऑन, तो आपको फैक्टर अफेक्टिंग के यहाँ पर पूछा हुआ है। अल्टीमेटली हम कहेंगे दैट स्मॉल के यानी रेट कांस्टेंट जो है वो केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसके अलावा किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, दैट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे 0 ऑर्डर हो, चाहे सेकंड ऑर्डर की केमिकल रिएक्शन ही क्यों ना हो, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो, दैट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के
केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के अलावा और किसी चीज के साथ में ये वेरी नहीं होगा। ना तो ये टाइम के साथ में चेंज होगा, ना ही ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, ना ही ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर चेंज होगा। ये केवल और केवल टेम्परेचर के साथ में वेरी करेगा। टेम्परेचर के साथ में कैसे वेरी करेगा, इसको डिफाइन करने के लिए हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट डिफाइन करते हैं, जहां हम कहते हैं किसी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया तो उसका रेट कांस्टेंट इनिशियल रेट कांस्टेंट से 2 से 3 टाइम्स हायर हो जाता है। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने पर रेट कांस्टेंट के इनिशियल रेट कांस्टेंट के से 2 से 3 टाइम्स हायर हो जाता है, जिसको अपन टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ केमिकल रिएक्शन कह देते हैं। तो के किसके साथ वेरी करेगा, केवल और केवल टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा, इसके अलावा और किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम। देखिए रेट कांस्टेंट के और रेट ऑफ रिएक्शन आर दोनों का यूनिट सेम है। कैसे कहेंगे, हम कहेंगे दैट यूनिट ऑफ के इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन और के दोनों का यूनिट सेम है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन की पावर n का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम जानते हैं किसी भी बेस की पावर 0 अगर हो जाए, किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए उसका रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों का यूनिट सेम हो जाता है। तो केमिकल रिएक्शन किस ऑर्डर की हो जाएगी, जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करने वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज। अब देखिए रेडियो एक्टिव डिके आपसे पूछा हुआ है, तो हम कहेंगे दैट रेडियो एक्टिव डिके जो होती है वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं, जिसके लिए के बराबर हमारा दिया जाता है 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, जहां ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको आप आर नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ए माइनस एक्स टी टाइम पर रिएक्टेंट की रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसको आप आर टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ के क्या है, आपका रेट कांस्टेंट है। ये तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो जाएगा। अगर हम इसे ही रेडियोएक्टिव डिके के लिए रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर ए की जगह हो जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन N0, टी के लिए हो जाएगा NT, तो ये लॉग N0 अपॉन NT जो 10 के बेसिस पर है 2.303 बटा में टी, और यहाँ आपका लैम्बडा डिके कांस्टेंट जो होता है इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रेडियोएक्टिव डिके जितना भी होगा वो केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को ऑबे करते हैं। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए आपसे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पूछा हुआ है, दैट मींस स्मॉल आर हमसे पूछा है, तो हम कहेंगे दैट इंक्रीजेज विद टाइम, डिक्रीजेज विद टाइम, रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, और में इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज विद टाइम। तो किसी भी एक सिंपल केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करें तो हम कहेंगे दैट आर चेंज टू पी, जहां पर रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट change in concentration of reactant और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कितने टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कितना रिएक्टेंट और कितना प्रोडक्ट आपस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम केमिकल रिएक्शन में टाइम बढ़ाते चले जाएंगे, टाइम बढ़ाने पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, और जनरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, दैट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेज विद टाइम। क्यों, क्योंकि टाइम इंक्रीज करने पर रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होता चला जाएगा। पहले जो हमने रिएक्टेंट लिया, मान लीजिए वो 1 मोल लीटर इनवर्स है, तो कुछ समय बाद में इसका कॉन्सेंट्रेशन 1/2, 1/3, 1/4, ये रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन इसका बचता जाएगा, और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन अगर बचेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन में रिस्पेक्टिवली क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो जनरली हम कहेंगे दैट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेज विद टाइम। ऑप्शन नंबर बी
इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट हमसे पूछा हुआ है, तो हम कहेंगे दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट के, इसको अगर हम डिफाइन करें दैट इज इक्वल्स टू के टी प्लस 10 अपॉन के टी, और इसका वैल्यू कितना होता है फ्रॉम 2 to 3। तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने पर जो रेट कांस्टेंट है उसका रेशियो इनिशियल टी टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट के रेशियो से कितना हो जाएगा, इसको अपन क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट कह देते हैं, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 से लेकर 3 के बीच में, ये 2 से लेकर 3 के बीच में हो जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल जो आपकी फेवरेबल वैल्यू है वो मोस्ट प्रोबेबल 2 होती है, लेकिन ये 2 से 3 की रेंज में कहीं हो सकता है। दैट 2 से 3 हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए रेट कांस्टेंट यानी आपसे के का वैल्यू पूछा हुआ है, तो के का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, क्या यह मास, टाइम और वेट। हम कहें दैट के रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जो है वो ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होता है, केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर के अलावा वो किसी भी और चीज पर डिपेंड नहीं करता, ना तो मास पर डिपेंड करेगा, ना टाइम पर डिपेंड करेगा, ना ही वेट पर डिपेंड करेगा, ना ही प्रेशर पर डिपेंड करेगा, ना ही वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। इन में से किसी पर भी इस के का वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा, केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर घटेगा, तो के रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी रिस्पेक्टिवली वेरी कर जाएगा। हो सकता है ये इंक्रीज हो जाए या हो सकता है ये डिक्रीज हो जाए, लेकिन टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो के कांस्टेंट रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ इट्स हाफ लाइफ इज टी। देखिए फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हमसे क्या रखा है दैट एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए इसका हाफ लाइफ आपको गिवन है दैट इज इक्वल्स टू टी। तो हमसे पूछा है दैट टाइम टू कंप्लीट 99.9% केमिकल रिएक्शन कितना होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कहेंगे लेट द केमिकल रिएक्शन इज वेदर रिएक्टेंट आर चेंज टू प्रोडक्ट पी। इनिशियली अगर t इज इक्वल टू 0 पर इसका कॉन्सेंट्रेशन है A, तो t बराबर हाफ लाइफ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा A माइनस एक्स। अकॉर्डिंग द डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ हम कहेंगे A माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट t इज इक्वल टू t 99.9 दैट A माइनस एक्स। देखिए 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो इसका मतलब कितना A बचेगा, दैट इज 0.01 ऑफ A हमारा यहाँ पर बच जाएगा। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन वी नो दैट K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स, जहां T टाइम है, K रेट कांस्टेंट है, A इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और A माइनस एक्स T टाइम पर रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन हमारा हो जाएगा। तो चेक कीजिए, फॉर T इज इक्वल्स टू 0 से T हाफ के लिए इक्वेशन हमारा बन जाएगा K1 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T हाफ। T हाफ की जगह हम क्या लिखेंगे T, क्योंकि हमसे T हाफ बराबर T दे रखा है, log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है A और A माइनस एक्स का वैल्यू है A बाय 2। तो सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा log 2। ऐसे ही t बराबर 0 से 99.9 तक के लिए अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा K1 दैट इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T कितना 99.9 log A। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अभी भी A है और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.01 A। देखो A से A कैंसिल हो जाए तो हमारे पास में हो जाएगा कितना 100। ठीक है, तो आपके पास में K1 और K1 दोनों का वैल्यू इक्वल है क्योंकि टेम्परेचर वेरी नहीं किया है, और जब तक टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा K का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास निकल के आएगा T 99.9 इज इक्वल्स टू 10T, यानी हाफ लाइफ के 10 टाइम के इक्वल हो जाता है किसी भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को 99.9% कंप्लीट होने में लगा समय। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखें, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स डिपेंड्स अपॉन इट्स। तो देखिए आपसे पूछा हुआ है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए वो रेट जिसमें कोई सब्सटेंस या कोई रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है
वो किस पर डिपेंड करती है, तो हम क्या कहेंगे दैट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, हमने कहा एक्टिव मास ऑफ पर्टिकुलर रिएक्टेंट की पावर n। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रही है, एक्टिव मास ऑफ किसी रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही है। सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये एटॉमिक मास है, हम कहेंगे नहीं। क्या ये मोलिकुलर मास है, नहीं। क्या ये इक्विवेलेंट मास है, नहीं। ये किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का एक्टिव मास है, जहां गैसियस केमिकल रिएक्शन के लिए गैसियस रिएक्शन अगर है, यानी रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेटिंग रिएक्टेंट है वो आपके गैसियस स्टेट में है, तो गैसियस केमिकल रिएक्शन के लिए एक्टिव मास उनकी कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो जाता है, जहां कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू हम कहेंगे मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, सो एक्टिव मास जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को फैक्टर अफेक्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, कॉलिजन थ्योरी इज एप्लीकेबल टू, अब आपसे पूछा हुआ है दैट कॉलिजन थ्योरी जहां पर हम कहते हैं रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी दोनों की जो मॉलिक्यूल है जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इनमें कॉलिजन होता है तो उससे हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कॉलिजन थ्योरी किस पर एप्लीकेबल है, तो हम देख रहे हैं कि कम से कम दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारे पास में होनी चाहिए जिसमें हमारे क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर कॉलिजन होना चाहिए। तो वो बायोमोलिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए डिफाइन की जाती है, फिर वो चाहे केमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर की हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर की हो, लेकिन होनी कैसी चाहिए, बायोमोलिकुलर, कम से कम दो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के यहाँ पर होने चाहिए। तो कॉलिजन थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, देखिए रेट कांस्टेंट फिर से आ गया आपके पास, तो हम कहेंगे रेट कांस्टेंट स्मॉल के किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो रेट कांस्टेंट जो है देखिए टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो उसके साथ में एक्टिवेशन एनर्जी भी चेंज होगी, और एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करना किसका काम है, कैटलिस्ट का काम है। दैट मीन्स कैटलिस्ट भी आपका वेरी करेगा। तो रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड नहीं करता, ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि प्रेशर आपकी किसकी टर्म होती है, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म होती है। तो द रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, हम कहेंगे प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, द फैक्टर विच डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन इज, देखिए वो कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करता, तो हम कहेंगे टेम्परेचर, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा। मॉलिक्युलरिटी, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा। और नेचर ऑफ रिएक्टेंट, क्या ये आयोनिक है या कोवेलेंट है, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी इन्फ्लुएंस करते हैं। आयनिक अगर कंपाउंड होगा तो आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी। टेम्परेचर वेरी करेगा, यानी हाई टेम्परेचर पर केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं कंपैरेटिवली फास्टर स्पीड में हो जाती है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन से रेट ऑफ रिएक्शन का कोई लेना देना नहीं होता। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्व्स, देखिए तो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन यानी n इज इक्वल्स टू 2 के लिए अगर हम रेट कांस्टेंट k लिखें तो ये क्या हो जाएगा, दैट k इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन यानी क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, मोल लीटर इनवर्स इसकी पावर n, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना दे रखा है, 2 हमें दे रखा है, तो यूनिट क्या हो जाएगा, दैट इज मोल लीटर इनवर्स की पावर -1 सेकंड इनवर्स। तो देखिए एक तो मोल लीटर इनवर्स यानी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म हमारे पास में आ गई, और एक सेकंड यानी टाइम की टर्म हमारे पास में आ जाती है। तो हम कहेंगे दैट सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का जो टर्म है वो सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो आपको एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है H2 गैस प्लस Cl2 गैस, और ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, यानी फोटोन की प्रेजेंस में जब ये केमिकल रिएक्शन हो रही है तो ये कन्वर्ट हो रहे हैं 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, और इनके लिए मीडियम क्या दिया हुआ है, वाटर मीडियम आपको दे रखा है। आपसे इसका ऑर्डर पूछा हुआ है, तो हम कहेंगे देखिए सनलाइट के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन होती है, तो इसका अगर मैकेनिज्म देखें, और मैकेनिज्म में हम क्या कहेंगे दैट सबसे पहले ये क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन रेडिकल में
टूट जाते हैं। अगर डिजायर्ड वेवलेंथ का फोटोन आएगा तभी ये क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्लोरीन रेडिकल का फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बेसिकली किस पर डिपेंड करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन पर डिपेंड करती है। ये किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, ना तो ये हाइड्रोजन पर डिपेंड कर रही है ना ही ये क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। इसलिए नंबर ऑफ रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर अ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, देखिए आपको जीरो ऑर्डर की रिएक्शन दे रखी है तो हम कहेंगे फॉर एनीथ ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, जहां पर a क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, इसकी पावर n-1 के प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब आपको n बराबर जीरो ऑर्डर दिया हुआ है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दैट n की जगह जीरो लिख दें, दैट a 0-1, और जब ये 0-1 होगा तो कितना हो जाएगा, दैट इज t हाफ प्रोपोर्शनल टू a, यानी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए उसका हाफ लाइफ रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे जिनमें हमने केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।